हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, जिसे 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया और अब 2024 आ गया है और अब तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम उन्हीं सभी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस हैं और इनमें सबसे मेजर अमेंडमेंट जो हुआ वो 2000 में हुआ था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। क्योंकि आईटी एक्ट 2000 के आते ही जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, उनको वैलिडेट कर दिया गया एज अ एविडेंस। और उसी वजह से 2000 में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं आईटी एक्ट में। लेकिन 2000 में भी कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और इसके अलावा भी कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, आज हम ये सारा समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के आने से जो प्रोविजंस इंसर्ट किए गए इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पहले हम, क्योंकि सबसे मेजर अमेंडमेंट जो एविडेंस में हुआ है वो 2000 में ही हुआ था, वो भी आईटी एक्ट के आने से, तो पहले हम वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 22A। सेक्शन 22A बात करती है एडमिशन के बारे में, स्वीकृति के बारे में। स्वीकृति जो है उसको सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन किया गया है। एडमिशन जो है वो ओरल भी हो सकता है, वो राइटिंग में भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 22A बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट, कि कब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जो मौखिक स्वीकृति की है वो कब सुसंगत है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तो इसलिए इसे 2000 में ही इंसर्ट किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद ही इसको इंसर्ट किया गया था। फिर आया सेक्शन नंबर 47A, जिसमें हम बात कर रहे हैं ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कब सुसंगत होंगे, इसके बारे में जो राय है, जो ओपिनियन है, ये भी 2000 के अमेंडमेंट से ही इंसर्ट किया गया था। 65A एंड 65B जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में जो भी एविडेंसेस है उनके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन किया गया है, जो सेक्शन नंबर 65A एंड 65B में किया गया है, ये भी 2000 में ही इंसर्ट किया गया था। 67A प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अंकीय हस्ताक्षर के बारे में सबूत, ये भी 2000 में ही इंसर्ट किया गया था। 73A प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के सत्यापन के बारे में सबूत, ये भी 2000 में ही आया था। 81A प्रिजम्पशन एज टू गजट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग है, और अगर आपको जानकारी नहीं भी है ना, तो आंख बंद करके 2000 कर दीजिएगा, क्योंकि वो लगभग सारे ही अमेंडमेंट्स, लगभग सारे ही, हालांकि एक्सेप्शन भी हो सकता है, लगभग सारे ही अमेंडमेंट्स 2000 में इंसर्ट किए गए थे। फिर हम बात कर रहे हैं 85A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में उपधारणा जो दी गई है 85A में, ये भी 2000 से इंसर्ट की गई है। 88A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के रिगार्डिंग उपधारणा, ये भी 2000 से ही आई है। 90A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years old, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो 5 साल पुराने हैं उनके बारे में उपधारणा जो है वो भी
2000 के अमेंडमेंट से आई है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। सेक्शन 90A किसके बारे में उपधारणा करता है, डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, ये सारी चीजें कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ तक के जो हमने अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं ये सारे ही 2000 में आए हैं। अब इसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो 2000 के अलावा हुए हैं, अब हम करते हैं उनको डिस्कस। 45A जहां पर हम बात कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पूछे तो 2000 कर देना है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया क्योंकि इसको 2009 में इंसर्ट किया गया था, जहां पे जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है किसका, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसका ओपिनियन है वो सुसंगत होगा अंडर सेक्शन 45A, और ये 2009 में इंसर्ट हुआ था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत करके आएंगे क्योंकि वो इसका आंसर 2000 करके आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 2009 में इंसर्ट हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है 53A जो बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। देखिए 2013 में मेजर क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ था जो निर्भया रेप केस के बाद में हुआ था, जिसमें IPC, CRPC एविडेंस तीनों क्रिमिनल मेजर लॉज में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पर भी हुआ 53A को इंसर्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी महिला है जिसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो सुसंगत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है 111 यानी 111A जहां पर बात कर रही हैं प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। ये इंसर्ट किया गया था 1984 में। सो 1984 में 111A को इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट है 113A एंड 113B, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 113A 113B दोनों ही प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। 113A जो है उसको 1983 में इंसर्ट किया गया, जहां पे प्रिजम्पशन है एज टू अवेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वीमेन। अगर महिला जो विवाहित है और विवाहित होने की स्थिति में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की उपधारणा की जाती है कि अगर कोई महिला विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर आत्महत्या कर लेती है और उससे पहले उसको दहेज की मांग के लिए क्रूरता की जाती है तो ये उपधारणा की जाएगी कि उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है। तो ऐसा प्रिजम्पशन जो है ना, ऐसा जो प्रिजम्पशन यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मे प्रिज्यूम है, उपधारणा की जा सकेगी। और सेक्शन 113B जो है यहां पे है शैल प्रिज्यूम यानी उपधारणा की जाएगी, कोर्ट उपधारणा करेगा। यहां पे कोर्ट उपधारणा कर सकता है ना, यहां पे उपधारणा करेगा। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ ये प्रोविजन 1986 में आया है। IPC का सेक्शन नंबर 304B जहां पे हम डाउरी डेथ पाते हैं कि अगर महिला अपनी विवाह से 7 वर्ष के भीतर दाह से या फिर अन्य ऐसी परिस्थितियों में मरती है जिसमें उसकी मृत्यु के बारे में संदेह है ना, और उसकी मृत्यु से पहले उसको दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी, तो जिस व्यक्ति ने क्रूरता की है वो उसका मृत्यु कारित करने वाला कहा जाएगा और इसे दहेज हत्या कहा जाएगा। ठीक है, दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है जो सेक्शन नंबर 113 में की गई है। तो ये हमारा अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखने हैं, और ये 2 क्यों, ये 2 विशेषकर, और बाकी सारे ही अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, 167 वहाँ पर है और इनमें कुछ एक ही सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं। तो सारे ही अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।